नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 की एक पाठ्यपुस्तक जो आरोह पाठ्यपुस्तक है उसकी एक कविता हम पढ़ने जा रहे हैं और जिस कविता का नाम है घर की याद। इसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे और इसके कवि जो हैं, इसके रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, इनका जन्म हुआ है 1913 में और निधन हुआ है 1985 में। ठीक है, और ये जो इनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में प्रसाद गुण हमें देखने को मिलता है। प्रसाद गुण से तात्पर्य यह है कि जैसा कवि भाव प्रकट करना चाहता है वैसा ही पढ़ने वाले को, पाठक को समझ में आए, यानी उस सरलता से, उस सहजता से पाठक को वो ग्रहण करने योग्य हो। ठीक है ना, उसमें कोई क्लिष्ट अर्थ ना हो, क्लिष्ट कोई शब्द ना हो। ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे, उसे हम प्रसाद गुण कहेंगे। प्रसाद गुण से युक्त इनकी कविताएं हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका जो लेखन है वो सहज लेखन है। ठीक है ना, भावों की क्लिष्टता नहीं है, शब्दों की क्लिष्टता नहीं है, सहज रूप में अपने भावों को ये व्यक्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका लेखन सहज है और इनका व्यक्तित्व भी सहज है। ठीक है, तो इस सहजता के कारण इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी का जीवन सहज था, सादा जीवन था, ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार का दिखावा, अलंकारिकता, औपचारिकता नहीं थी, उसी प्रकार से कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं में भी कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कोई वर्णन नहीं है, बल्कि एक सरल तरीके से, सरलता से किसी बात को व्यक्त किया गया है ताकि वो बात प्रभावी भी बने। ठीक है ना, तो उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है ये आज की जो हमारी कविता है घर की याद, यहाँ पर क्या बताया गया है कि कवि जो है अपने जेल प्रवास के दौरान वो कहाँ रह रहा है, जेल में वो कैद है, वो कैदी है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उसे जेल में बंद कर दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। तो वो कवि क्या कर रहे हैं, जेल में अपना प्रवास, अपना समय बिता रहे हैं। और तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उस जेल प्रवास के दौरान वो घर से विस्थापित हो गए हैं, मतलब वो अपने परिवार के साथ, घर के साथ वो रहते थे, वहाँ से वो विस्थापित हो गए हैं और जेल में आ गए हैं कुछ समय के लिए। तो वो जेल का जो समय है, जेल की उनकी जो दिनचर्या है वो किस प्रकार सी है, किस प्रकार की है, वो यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और किस प्रकार उन्हें पीड़ा हो रही है, किस प्रकार परिवार से दूर होने का उन्हें दुख है, उस व्यथा का यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा जेल प्रवास के दौरान घर से जो वो विस्थापित हो गए थे और विस्थापित होने के बाद जेल में या कैद में रहने के कारण किस प्रकार की मानसिक दशा उनकी हो गई थी, वो क्या सोच रहे थे, कैसा अनुभव वो कर रहे थे जब उनको अपने परिवार के जो भी घनिष्ठ जो लोग थे उनसे दूर जब उनको होना पड़ा, तो कैसा वो फील कर रहे थे, कैसा उनको लग रहा था। ठीक है ना, तो इसके बारे में कवि ने बताया है। तो कवि क्या कर रहे हैं, उनके परिवार में जितने भी लोग हैं एक एक कर उनका वर्णन वो कर रहे हैं। पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, बहनों भाइयों के बारे में वो अपने घर का वर्णन वो कर रहे हैं। घर की याद आ रही है कवि को। क्यों? क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में लगातार बारिश हो रही है और बारिश बादलों से भी हो रही है और कवि की आँखों से भी बारिश हो रही है। उनसे बाहर जो है वो पानी बरस रहा है बादलों से और कवि की आंखों से भी पानी बरस रहा है दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में। तो यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार की पीड़ा का अनुभव कवि ने किया है, समझते हैं। तो यहाँ लिखा है कि घर की याद
कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है और रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कितनी अच्छी बात कही है। सटीक उनकी भाषा है, सरल भाषा है, सहज भाषा है, लेकिन प्रभावी उनके विचार हैं, ठीक है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि आज ये जो सावन का महीना है और इस सावन के महीने में आज जो है वो बाहर से क्या हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ बाहर बहुत बादलों से पानी बरस रहा है, या ऐसा कहते हैं वर्षा हो रही है, निरंतर वर्षा हो रही है। उस बाहर भी बादलों से वर्षा हो रही है और मेरी आंखों से भी निरंतर पानी गिर रहा है, या कह सकते हैं कि मैं रो रहा हूँ, मैं अपने दुखों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। और उस बारिश को देख करके मुझे अपने परिवार की, मुझे अपने घर की याद आ रही है, ये कवि कहना चाहते हैं। और कवि कह रहे हैं कि रात भर गिरता रहा है। ये जो पानी जो मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह, ये पूरी रात भर इसी प्रकार से ये बारिश हो रही थी। अर्थात जैसे ये बारिश शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है, तब से मुझे अपने परिवार की भी याद आने लगी है। मैं यहाँ एकांत में बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि किस प्रकार से मेरे परिवार के लोग रह रहे होंगे। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो रात भर से जो पानी गिर रहा है और मैं भी बहुत लंबे समय से अपने घर की याद कर रहा हूँ, घर को याद कर रहा हूँ, और प्राण मन घिरता रहा है। और इस दुख के कारण, इस पीड़ा के कारण क्या हो रहा है कि मेरे जो प्राण है, मेरा जो मन है, वो दुख में डूब गया है, परिवार की याद में डूब गया है। ठीक है, तो कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि ये जो सावन का जो महीना है, इसमें निरंतर बारिश हो रही है और बादलों से जो पानी गिर रहा है उसे देख देख कर मेरी आंखों से भी पानी गिरने लगा है, अर्थात मुझे मेरे घर की याद आने लगी है। और रात से ये लगातार पानी गिर रहा है, अर्थात मुझे भी लंबे समय से परिवार की याद आ रही है और मेरे जो प्राण हैं, मेरे जो मन हैं, वो भी क्या हो गए हैं, पीड़ा में, दुख में अत्यधिक डूब गए हैं। मेरा मन पूरी तरह से परिवार के दुख में, परिवार के वियोग में डूब गया है। और क्या कहा है कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और कवि कहते हैं कि जैसे जैसे ये पानी आ रहा है और पानी के साथ में मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरा घर तिरने लगा है, मेरा घर मुझे दिखाई देने लगा है। ठीक है, यहाँ पर दृश्य बिंब है। ठीक है ना, दृश्य बिंब का तात्पर्य है कि एक प्रकार से चित्र उपस्थित हो जाना। यहाँ पर चित्र उपस्थित कर दिया है कि कैसा उसका कवि का परिवार था, कैसा उसका घर था, वो सब चीज़ें यहाँ पर बता दिए। एक एक परिवार के एक एक सदस्य के बारे में यहाँ पूरा वर्णन किया गया है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और जैसे जैसे ये बारिश आ रही है, इससे मेरा जो परिवार है, परिवार का दृश्य भी मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि क्या कह रहे हैं कि जिस घर से मैं अभी दूर हूँ, कौन से घर से? वही घर है, वही परिवार के सदस्य हैं जो मेरा घर हमेशा खुशी से भरा पूरा रहता था। खुशी का पूर का तात्पर्य है कि वो खुशी का क्या था, खुशी से भरपूर रहता था। चारों तरफ वहाँ पर उस घर में खुशहाली छाई हुई थी। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं उस बारिश को देख रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी आंखों के सामने परिवार का दृश्य मेरे सामने उपस्थित हो रहा है और उस परिवार की मुझे वापस याद आ रही है जो हमेशा खुशियों से भरा पूरा रहता था। उस परिवार की मुझे याद आने लगी है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। और कवि कहते हैं कि हमारे घर में चार भाई हैं, ठीक है ना, यानी 4 और मैं एक 5 हो गए टोटल। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। ठीक है, तो वो कह रहे हैं
कि वहाँ पर मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मेरे घर में 4 मेरे भाई हैं और मेरी बहनें हैं। तो वो क्या कर रहे होंगे, वो कैसा दृश्य वहाँ पर उपस्थित हो गया होगा। कवि बता रहे हैं कि बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। और क्या कहा है कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई और बहन आई बाप के घर और हाय रे परिताप के घर। परिताप का तात्पर्य है दुख। तो कवि कहते हैं कि मेरे 4 भाई हैं और बहनें हैं, 4 भाई हैं और बहनें हैं, ठीक है। तो ये सब वहाँ पर होंगे, चारों मेरे भाई होंगे और मेरी जो बहन है वो ससुराल से पीहर आई होगी, यानी हमारे घर आई होगी, हमसे मिलने आई होगी, क्योंकि ये सावन का महीना है। वो अपना कुछ समय पीहर में बिताने के लिए आई होगी, या कह सकते हैं कि सावन के महीने में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मनाने आई होगी, ठीक ना। तो जब वो मेरी बहन आई होगी, जब मेरी बहन मेरे घर आई होगी, तो उसने देखा होगा कि यहाँ पर 4 भाई तो हैं, लेकिन एक जो भाई था भवानी प्रसाद जो मिश्र था वो जेल में बंद हो चुका है। जब उसे पता लगा होगा कि उसे इस प्रकार से कैद मिली है, तो उस बहन पर क्या बीती होगी, वो दुख उसके हृदय में, उसके मन में समा गया होगा। तो जैसे ही वो बहन अपने बाप के घर आई है, सोच रही थी कि मैं अपने भाइयों से मिलूंगी, अपने पिताजी से मिलूंगी, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के घर आई तो उसने सभी भाइयों से वो मिल ली, लेकिन एक भाई को जब उसने नहीं देखा होगा तो वो बहुत ही पीड़ित या दुखी हुई होगी, ठीक है। तो बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप के घर मतलब दुखों में आई होगी, वो दुखों का जहां डेरा था, दुखों का डेरा। वो जो पिताजी का घर था अब क्या बन चुका है, वहाँ दुखों ने उन सबको घेर लिया है, यानी सभी उस भाई की याद में दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, सोच रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि घर की घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं। और वो कहते हैं कि घर की घर में सब जुड़े हैं। कवि कह रहे हैं कि हम सभी भाई बहन, पिताजी माताजी सभी एक साथ हम रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चारों तरफ हमारे घर में खुशहाली छाई रहती है कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और वो कह रहे हैं कि 4 भाई जो हैं वो क्या हैं, भुजाओं के समान हैं। 4 भाई जो हैं वो भुजाओं के समान हैं और जो बहन हैं वो प्यार के समान हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार कोई भी हमारे परिवार के ऊपर कोई बुरी नज़र डालेगा तो हमारे अंदर क्या है, चारों लोग मिलकर हम उनका बल से, शक्ति से उनका मुकाबला करेंगे, ठीक है ना। तो हम चारों भाई भुजाओं के समान हैं, बल के समान हैं, हम एकत्र होकर, ठीक है ना, हम इकट्ठा होकर क्या करते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं और शक्ति से सारे संकटों का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये 4 भाई भुजाओं के समान हैं और जो बहन है वो प्यार के समान है, ठीक है ना। वो तो 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और माँ, तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, धीरे धीरे कवि अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो पहले भाई और बहनों के बारे में बताया और फिर कह रहा है कि माँ, अब माँ की बात आती है। तो कवि कह रहे हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, मेरी जो माँ है वो अनपढ़ है, दुख में वह गढ़ी मेरी, और वे दुख में गढ़ी का मतलब गढ़ गई होगी, डूब रही होगी, क्योंकि उसका जो जवान बेटा है वो जेल में बंद है, तो वो किस प्रकार सुखी रह सकती है। तो कवि याद कर रहे हैं, ठीक है ना, और सोच रहे हैं कि मेरी जो माँ है वो अनपढ़ है, ठीक है ना, और
वो क्या हो रही होगी, दुख में अपने पुत्र के वियोग में वो डूब गई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, और माँ ही वो व्यक्ति है, माँ ही वो इंसान है जिसकी गोद में सर रख लेने से फिर हमें किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ की छत्र छाया होने पर, माँ का आश्रय अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमें किसी भी कठिन परिस्थितियों का हम आसानी से, सहजता से मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए कहा है कि जो मेरी माँ है वो अनपढ़ है और वो अपने पुत्र वियोग के कारण वो बिल्कुल दुख में, पीड़ा में डूब गई होगी और मुझे वो शायद याद कर रही होगी, और माँ मुझे हमेशा अपना आश्रय प्रदान करती थी। ठीक है ना। ममता की छाया वो मुझे प्रदान करती थी और उनके कारण मैं किसी भी प्रकार के संकट से आसानी से लड़ लेता था और अपना जीवन बड़ी सहजता से जीता था। तो माँ के बारे में कहा, क्या कहा कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। और माँ की जो स्नेह धारा है, माँ एक तो अनपढ़ है, ठीक है, माँ क्या है, अनपढ़ है और वो दुख में डूबी हुई है, दुख में डूबी हुई है, ठीक है, और आश्रय प्रदान करने वाली है, ठीक है ना, और सभी प्रकार के संकटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करने वाली है। ठीक है। तो ये चीज़ें बताई है कि उसकी गोद में रखने से सारी परेशानियां बड़ी कम लगती हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा, और माँ की स्नेह धारा, प्रेम की जो धारा है, प्रेम का जो बहाव है, का यहाँ तक भी पसारा, और माँ का जो स्नेह है, जो प्यार है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसका यहाँ तक भी, मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, माँ से बहुत दूर हूँ, लेकिन मेरी माँ का जो प्रेम है, उस प्रेम की भावना को मैं यहाँ तक भी महसूस कर सकता हूँ। ठीक ना। इतना प्रभावी, इतना प्रगाढ़ प्रेम था मेरे प्रति अब मेरी माँ का। ठीक है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मेरी माँ की जो प्रेम की जो धारा है, प्रेम का जो बहाव है, एक अटैचमेंट है, ठीक है, तो उस अटैचमेंट का, उसके कनेक्शन का, पुत्र के साथ जो वात्सल्य है, उस भावना का यहाँ तक भी, जेल में भी मैं उनकी भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ। और क्या कहा है कि उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। यानी कि मैं मेरे और मेरी माँ के प्रेम को किन्हीं शब्दों में बांधने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। मैं अपने माँ के प्रेम को अपने दिल से महसूस कर सकता हूँ कि वो क्या सोच रही होगी। और वो अनपढ़ है, इसलिए वो पत्र नहीं लिख सकती है, और जो मैं उनके भावना के मैं उनके शब्दों को समझूं, तो उनके भावनाओं को शब्दों में मापने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो माँ के बारे में कहा है कि वो अनपढ़ है और वो पत्र नहीं लिख सकती है। ठीक है ना। उन्होंने मुझे पत्र नहीं लिखा है, लेकिन पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रेम रूपी जो सहानुभूति है, प्रेम की जो निर्मल धारा है, उसको मैं जेल में भी अनुभव कर सकता हूँ। और वो मेरे वियोग के कारण वो शायद दुख में पूरी तरह से डूब गई होगी, और उसके आश्रय में हम ने अपना जीवन बिताया है, और वो हमें शक्ति प्रदान करने वाली भी है। ये तो हो गई माता जी के बारे में। अब बात होती है पिताजी के बारे में। तो पिताजी के बारे में क्या कहा है? पिताजी के बारे में कहा है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। ठीक है। तो पिताजी कैसे हैं तो वृद्ध, उम्र तो बहुत हो चुकी है उनकी, लेकिन वो लगते नहीं हैं, जवान जैसा उनका शरीर है। ठीक है ना। यानी उनका जो व्यक्तित्व है
व्यक्तित्व कैसा है? प्रभावशाली है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, ठीक है ना। प्रभावशाली कह सकते हैं या सुदृढ़, सुदृढ़ है उनका जो शरीर है वो प्रभावशाली है, सुदृढ़ है। तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, व्यापा का मतलब है बुढ़ापे ने मेरे पिताजी को एक क्षण के लिए भी परेशान नहीं किया, यानी बुढ़ापा उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर दिखाई नहीं देता है, लगता ही नहीं है कि वो बूढ़े हैं, क्योंकि वो एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, और वो क्या करते हैं, बुढ़ापा लगता ही नहीं है और वो हमेशा सक्रिय लगते हैं, सुदृढ़ दिखते हैं और कोई बीमारी उनको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो निरंतर क्या करते हैं, कसरत करते हैं और अभी भी वो बहुत दूरी तक दौड़ सकते हैं जवान व्यक्ति की तरह, और वो क्या करते हैं, अभी भी खिलखिला सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, दूसरों को कर सकते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। और कवि क्या कहते हैं कि मौत से भी वो डरते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मौत उनके पास में आ ही नहीं सकती है, क्योंकि अभी तक तो वो सक्रिय हैं। मौत भी आएगी तो मौत डर जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अभी तक व्यक्ति जो है वो सक्रिय है, काम कर रहा है, जवान लग रहा है। तो वो कह रहे हैं कवि कि मेरे जो पिताजी हैं उनका व्यक्तित्व बड़ा सुदृढ़ है, मजबूत है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, और वो मृत्यु से भी नहीं डरते हैं और शेर के आगे भी वो डरते नहीं हैं। शेर भी आ जाए तो एक बार उनसे, उस शेर से भी वो लड़ लेंगे, ठीक है ना। तो इतना उनमें क्या है, जोश है, उत्साह अभी भी भरा हुआ है। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। और उनकी आवाज, आवाज में क्या है, बादलों की गर्जन है, आवाज में बादलों की गर्जना है, बादलों की गर्जन। जिस प्रकार बादल गरजते हैं खड़खड़ाहट करते हुए, उसी प्रकार उनकी आवाज से भी लोग बाग डर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी प्रभावशाली आवाज है, दूर तक वो प्रभाव करेगी उत्पन्न। तो उनकी आवाज में बादलों की गर्जना है, और उनके जो कार्य हैं, उनके जो कार्य हैं वो झंझा के समान है। झंझा मतलब तूफान के समान है, तूफान के समान। जब वो काम करेंगे तो वो डरेंगे नहीं, बीच में कितनी भी बाधाएं आ जाएं वो सबको मूली गाजर की तरह समझेंगे, ठीक है ना। जैसे तूफान आ जाता है तो आंधी तूफान में क्या होता है, बड़ा कोई तूफान आ गया, झंझा उसको बोलेंगे। तो उस तूफान में छोटे मोटे उसके तूफान के सामने जो कुछ भी आ रहा है वो सबको उड़ा ले जाएगा, बहा ले जाएगा। तो उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो भी तूफान के समान कार्य करते हैं, सक्रिय रहते हैं, ठीक है ना। उनमें इतनी एनर्जी है, ऊर्जा है, उत्साह है। तो इस प्रकार से तो उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, उनकी आवाज में बादलों की गर्जना है, और उनके कार्य तूफान के समान हैं। सभी संकटों को नष्ट कर देने वाले उनके कार्य हैं, उनका जज्बा है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। तो कवि कहते हैं कि आज वो मेरे पिताजी गीता पाठ उन्होंने किया होगा, यानी धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, और अपने शरीर को भी वो स्वस्थ रखते हैं। तो आज जब उन्होंने गीता पाठ किया होगा और 260 दंड बैठक उन्होंने की होगी, ठीक है, 260 उन्होंने दंड बैठक की है और फिर उन्होंने गीता पाठ किया है। खूब मुगदर हिला लेकर उन्होंने क्या किया होगा, मुगदर हिलाया होगा। मुगदर, मुगदर का तात्पर्य है कि कसरत करने का। जो पहलवान जो करते हैं, कुश्ती जो करते हैं, उनमें बड़ा सा एक यंत्र होता है, एक उपकरण कह सकते हैं, ठीक है ना, वो उसको मुगदर कहा जाता है, जो पहलवान काम में लेते हैं। तो उसको वो कसरत करने के जो काम आता है, और दोनों हाथों में 2 मुगदर उन्होंने उठाए होंगे और उससे वो कसरत कर रहे होंगे। तो आज जो वो गीता पाठ करके आए, 260 दंड बैठक करके आए हैं, और उस मुगदर से उन्होंने खूब व्यायाम किया होगा, कसरत की होगी। जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, और जब वो सुबह सुबह आए होंगे अपने सुबह के कार्य से, कसरत से, पूजा पाठ से निवृत्त होकर, जब उन्होंने देखा होगा
कि यहाँ पर तो मेरा जो एक बेटा था भवानी प्रसाद मिश्र है, उसको तो जेल में ले जाया जा चुका है। तब जब उन्हें पता लगा होगा तो तब उनके नैन जल से छाए होंगे, उनकी आंखों में पानी भर आया होगा और हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तो ये उनके पिताजी के बारे में कहा गया है कि उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, सुदृढ़ है, उनकी आवाज बादलों की गर्जना के समान प्रभावशाली है, कार्य उनके तूफान के समान है, अर्थात वो सभी संकटों को नष्ट कर देने वाले हैं और वो मुग्दर भी चलाते हैं, मतलब कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, और वो भी मेरे जाने से, मेरे वियोग से बड़े दुखी हो रहे होंगे। चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। तो पिताजी कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि उनको बाकी के सारे भाई बहन तो दिख गए जो खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन एक भाई उनको नहीं दिखा होगा जो कि मैं हूं और मैं यहाँ जेल में बंद हूं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, कि मेरे चार बेटे तो यहाँ हैं, बहन भी यहाँ पर है इनकी, है ना, और ये जो पांचवा जो बेटा होगा उसका उन्होंने नाम लिया होगा, अर्थात मेरा नाम, कि भवानी प्रसाद कहाँ गया। तो उनकी मेरी याद में वो शायद रो पड़े होंगे मेरे अर्थात पांचवें बेटे का नाम लेकर। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। और कवि कहते हैं कि मैं पांचवा बेटा हूं जिसे जेल में बंद होना पड़ रहा है, और मैं क्या हूं, अभागा हूं, वर्तमान समय में क्या हूं, अभागा। अभागा मतलब कि दुर्भाग्यशाली हूं। क्यों हूं? क्योंकि मैं यहाँ बंद हूँ, उस परिवार के साथ अपना जीवन नहीं बिता पा रहा हूँ, और मुझे मेरे पिताजी क्या कहा करते थे, सोने पर सुहागा कहा करते थे। सोना क्या होता है? सोना बहुत कीमती होता है। तो ये मेरे जो चारों भाई हैं, बाकी जो परिवार के सदस्य हैं, ये सोने के समान है, कीमती हैं, ये कीमती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सुहागा होता है, सोने पर सुहागा, ये सुहागा क्या होता है, ये अत्यधिक कीमती होता है। सोना तो कीमती होता ही है, महंगा होता है, लेकिन सुहागा क्या होता है, एक प्रकार से पाउडर होता है, एक प्रकार से भस्म होती है। तो ये क्या है, ये अत्यधिक कीमती होती है, ये और भी ज़्यादा महंगा होता है सुहागा, ठीक है ना। ये तो महंगा ही। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मेरे बेटे हैं, बाकी जो बेटे हैं, चार बेटे, वो तो सोने के समान हैं, लेकिन ये जो मेरा जो पांचवा बेटा है वो सोने पर सुहागे के समान है। यानी इन चारों में भी वो बेस्ट है, वो सोने पर सुहागे के समान है, यानी इन सब में वो सबसे ज़्यादा कीमती है, गुणवान है, मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय पुत्र है, और वो मेरे साथ आज नहीं है। और इस प्रकार सोच करके मेरे पिताजी दुखी हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पिताजी के बारे में उन्होंने बताया। अगले भाग में हम देखते हैं परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में। धन्यवाद।